आज हम लोग HTML के सीरीज में दूसरा क्लास करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो बॉयलर प्लेट कोड होता है वो क्या होता है, तो बॉडी क्या होता है, हेड सेक्शन क्या होता है, ये सीखेंगे। फिर देखेंगे कि टैग क्या होता है, जैसे पैराग्राफ टैग क्या होता है, हेडिंग टैग क्या होता है, BR टैग क्या होता है, HR टैग क्या होता है। ये सब चीज़ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। पहले आ जाते हैं हम कहाँ पे, आते हैं यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ क्या, एक आपका पिछले क्लास का ये फाइल है, ये आपका first.html पिछले क्लास में ही हम लोग बनाए थे, जिसमें हम लोग सिंपल समझे थे कि व्हाट इज HTML का काम क्या होता है, टैग क्या होता है, कितने टाइप का टैग होता है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग यही जो बॉयलर कोड सामने दिख रहा है, इसी को, इसका हर एक लाइन को आज समझना है। क्या समझना पड़ेगा, ये जो डॉक टाइप है वो क्या है, ये HTML लैंग EN ये सब क्या है, हेड सेक्शन क्या है, टाइटल सेक्शन क्या है, ये बॉडी सेक्शन क्या है, ये हर एक लाइन को क्या करना है हम लोग को समझना है। सबसे पहले आते हैं समझने के लिए क्या, इसको सिंपल समझिए, इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। सैंपल कोड है किसका, HTML का। देखिए यहाँ पे ये है आपका डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन जो है ये HTML के वेब पेज में सबसे पहला लाइन होता है, सबसे पहला लाइन होता है, ठीक है, फर्स्ट लाइन होता है कोड का। इसका सिंबल मतलब है कि ये डिक्लेरेशन होता है HTML5 का। जब हम कोड लिख रहे हैं तो ब्राउजर को बताना पड़ता है कि अभी जो हम कोड लिख रहे हैं वो किस वर्जन में लिख रहे हैं। तो वर्जन बताने के लिए आपको डिक्लेयर करके बताना पड़ेगा कि ये किस वर्जन का कोड है। तो ये एक डिक्लेरेशन है HTML5 वर्जन का, जो लेटेस्ट वर्जन है उसका ये डिक्लेरेशन है। हम ये लिख के ब्राउजर को समझाते हैं कि अभी जो हम कोड लिख रहे हैं वो वर्जन 5 में लिख रहे हैं, क्योंकि जब ब्राउजर पे सारा कोड जाएगा तो ब्राउजर हमारे कोड को रेंडर करेगा, उस पर सारे कंटेंट को डिस्प्ले करवाएगा। किस ढंग से डिस्प्ले करवाना है, किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, वो इससे समझता है, डिक्लेरेशन से। अगर हम लेटेस्ट वर्जन में कोड लिख रहे हैं, उसको डिक्लेयर किए हैं और लेटेस्ट वर्जन में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आपको ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ डॉक टाइप HTML, जिससे आपका जो कोड है वो ब्राउजर पे सही ढंग से डिस्प्ले हो पाए और ये जो कोड है वो हर एक ब्राउजर पे सेम रिजल्ट दे पाए। होता है जब हम लोग पुराना वर्जन यूज करते हैं तो अगर ये कोड लिखा हुआ है एक ब्राउजर के लिए, तो दूसरे ब्राउजर पे जब उसको एग्जीक्यूट करवाते तो थोड़ा डिफर कर जाता था आउटपुट में। थोड़ा CSS का कोड जब हम लिखेंगे तो उसमें थोड़ा अजीब दिखता था पुराने वर्जन पे। लेकिन अभी जो ये HTML5 वर्जन आया है, इसके इसके कारण आपका जो वेब पेज है काफी सही ढंग से आपके ब्राउजर पे शो होता है। समझे? तो ये जो लाइन है, पहला लाइन, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये लाइन है बस डिक्लेरेशन क्या कर रहा है, ये वर्जन 5 में हम लोग कोड लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे है, आप देख रहे हो यहाँ पे HTML है जिसमें लैंग इक्वल टू इंग्लिश लिखा हुआ और यहाँ पे HTML क्या है, बंद है। इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट, रूट एलिमेंट समझिए। रूट एलिमेंट बोलते हैं कि इसी के अंदर बाकी का कोड हम क्या करेंगे, HTML का कोड लिखेंगे। ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है, इसी के अंदर बाकी का सारा कोड लिखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो लैंग, लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज। क्या मतलब होता है, लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म लैंग लिखा हुआ, इक्वल टू EN, EN का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश। इंग्लिश के कि ये जो HTML5 है वो इंग्लिश में लिखा गया है, सिंपल डिनोट कर रहा है लैंग इक्वल टू इन कि ये जो HTML का फाइल है वो सिंपल इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं। यहाँ पे आते हैं हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन देखिए, हेड सेक्शन में हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो ब्राउजर पे शो नहीं होता है, लेकिन ये हमारे ब्राउजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब CSS करेंगे तो CSS का लिंक ऐड करेंगे, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का लिंक ऐड करेंगे। ये एक्सटर्नल लिंक हम लोग इसी के हेड सेक्शन के अंदर ही क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग हेड सेक्शन के। ये जो लिंक है वो ब्राउजर पे नहीं शो होगा, ब्राउजर पे शो नहीं होगा, लेकिन रन करवाते वक्त इस लिंक का तो जरूरत पड़ेगा ना। अगर जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिख रहे हैं और इस सेक्शन में लिंक किए हुए हैं, अगर लिंक नहीं किए तो हमारा ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा ही नहीं, लिंक है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट को कैसे समझेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, CSS जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल सिंपल लिंक हम लोग देते हैं किसके अंदर, हेड सेक्शन के अंदर। इसमें जो भी कोड लिखा था वो इंपॉर्टेंट कोड ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपको एक लाइन इसमें दिख रहा होगा, मेटा कैरसेट UTF-8। क्या मतलब होता है इसका, ये एक मेटा टैग है। क्या टैग है, मेटा टैग है, जिसमें कैरसेट UTF-8 का मतलब होता है कि यहाँ पे जो स्पेशल सिंबल हमारा होता है उसको सही से क्या करे, ब्राउजर पर डिस्प्ले करवा दे।
सिंपल है। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो जो नॉन इंग्लिश जो सिंबल जिसको बोलते हैं वो सब डिस्प्ले होने में थोड़ा दिक्कत करता है। इसीलिए हम लोग ये लाइन लिखते हैं कि जो हमारा स्पेशल सिंबल है वो सही तरीके से हमारे ब्राउजर पे क्या हो, डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरा लाइन पे। मेटा इक्वल टू नेम, मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट लिखा हुआ, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ लिखा हुआ, और इनिशियल स्केल में लिखा हुआ 1.0। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो पेज बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, वो हर एक मीडिया पे सही से दिखाई दे, डिस्प्ले हो। रिस्पॉन्सिव समझते हो कि हर एक ब्राउजर पे, हर एक डिस्प्ले पे अच्छे से दिखाई दे। जैसे फोन पे देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, टैब पे देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, लैपटॉप पे देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। ठीक है, वही है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग ये लाइन लिखते हैं। सिंपल है। ये जो विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ लिखा हुआ है, जैसे हम लैपटॉप पे, लैपटॉप का डिवाइस का विड्थ ले ले, जब हम फोन पे देख रहे हैं तो फोन के डिवाइस का विड्थ ले ले, कि विड्थ एकदम ऐसा ना हो कि जब छोटे डिवाइस पे जा रहा है तो एकदम एकदम श्रिंक कर जा रहा है, बड़े डिवाइस पे जा रहा है तो एकदम फैल जा रहा है, ऐसा ना दिखे, अच्छे से दिखे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये लाइन लिखे हुए कि जिस डिवाइस पे जा रहा है उस डिवाइस का विड्थ ले और उसके हिसाब से हमारा कंटेंट क्या करे, शो करवाए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। ये सिंपल जो रन करवाते वक्त, मतलब जो डिस्प्ले हो रहा है उस समय इनिशियली ये 100% पे क्या हो, डिस्प्ले हो, ना ज्यादा जूम हो, ना ज्यादा जूम आउट हो, ना ज्यादा जूम इन हो। ठीक है, तो ये सिंपल 1.0 का मतलब होता है 100% पे आपका जो ब्राउजर पे कंटेंट दिख रहा है वो 100% पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, इसका यही मतलब है। ये सिंपल एक लाइन लिखा हुआ किसके लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, आपका वेब पेज रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब जब भी वेबसाइट डेवलप करोगे आप, तो आपको रिस्पॉन्सिव ही बनाना पड़ेगा। कि आजकल जितना वेबसाइट है सब ज्यादातर फोन पे खुलता है, नहीं तो ज्यादातर किस पे खुलेगा, लैपटॉप पे। तो आपको हर एक साइज के लिए बनाना पड़ेगा ना, कि हो सकता है कोई टैब पे भी खोल ले, तो उस पे भी सही तरीके से क्या हो, आपका वेबसाइट दिखाई दे। अगर सही ढंग से रहेगा तो कोई देखने के लिए तैयार रहेगा, देखेगा उसको, उस पर टाइम स्पेंड करेगा। नहीं तो वो होगा कि जब हम फोन पे खोले एकदम फैल गया तो देखने का भी मन नहीं करेगा। तो आपको जब भी वेबसाइट बना रहे हो ना, रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे और सीखेंगे। इसी लाइन से बस रिस्पॉन्सिव नहीं हो जाता है, काफी चीज सीखना है आगे हम लोग को। ठीक है, अभी आ जाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल, और इसमें लिखे हम लोग प्रोग्रामिंग क्लासेस। मतलब जब आप ये वेब पेज बना रहे हो तो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करोगे, तो ब्राउजर पे इस पेज का क्या नाम देना चाहते हो, क्या टाइटल देना चाहते हो, ये टाइटल दिखेगा कहाँ, तो देखो यहाँ पे हम आपको गो लाइव करके दिखा देते हैं। गो लाइव देखो, यहाँ पे जब आप प्रोग्रामिंग क्लासेस लिखोगे ना टाइटल के अंदर, वो टैब का नाम होगा। क्या होगा, वो टैब का नाम होगा। जब भी आप यहाँ पे कोई कंटेंट शो करवाना चाहते हो, उसको आप टाइटल के अंदर लिखिए। किसके अंदर लिखिए, टाइटल के अंदर लिखिए। उसके बाद आता है आपका बॉडी सेक्शन। क्या आता है आपका, बॉडी सेक्शन। इसमें देखिए, समझिए इसका, जब भी आपको कोई भी कंटेंट ब्राउजर पे शो करवाना है तो आप बॉडी के अंदर लिखते हो। हेड में कंटेंट लिखते हैं, ब्राउजर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे ये वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करता है। लेकिन जो बॉडी के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करता है। अब वेबसाइट बना रहे हैं, कंटेंट डिस्प्ले करवाना है, तो वो सारा कंटेंट किसके अंदर हम लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो सब विजिबल होता है आपके ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, इन सब का मतलब आपको अच्छे से समझ आया कि डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन होता है HTML5 का। ये HTML लैंग इक्वल टू इंग्लिश, ये सिंपल लिखा हो कि HTML इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद हेड सेक्शन, इसमें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे CSS HTML का लिंक डालना हो, अदर लिंक डालना हो, वो सब हम लोग इस हेड सेक्शन में लिखते हैं। इस हेड सेक्शन में जो भी कोड लिखते हैं ब्राउजर पे शो नहीं होता है, लेकिन ब्राउजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मेटा इक्वल टू कैरसेट UTF-8, इसका मतलब होता है जो आपके कीबोर्ड में स्पेशल सिंबल हो उसको ब्राउजर पे सही ढंग से डिस्प्ले करवाए। होता है जब ये लाइन नहीं लिखते तो क्या होता है, कभी कभी दिक्कत कर जाता है, स्पेशल सिंबल सही से डिस्प्ले नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद है एक और लाइन इसके नीचे लिखा हो, इसका मतलब होता है कि आपका वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव रखना। ठीक है, रिस्पॉन्सिव करने का काम होता है। यहाँ पे आए, यहाँ टाइटल इक्वल टू प्रोग्रामिंग क्लासेस, वेब पेज का नाम देना है। इस वेब पेज का क्या नाम होगा, वो नाम हम लोग टाइटल के अंदर लिखते हैं। ये नाम
टैब में शो होता है। कहाँ शो होता है? टैब के अंदर शो होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बॉडी। बॉडी का क्या मतलब होता है कि जब भी आपको कोई कंटेंट ब्राउजर पे शो करवाना है उसको बॉडी के अंदर लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा? बॉडी के अंदर लिखना होगा। ये आपका बॉयलर पोर्ट का हर एक लाइन हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी कोई भी दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट करिएगा कि यहाँ पे इस लाइन पे दिक्कत हुआ है, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, अभी हम लोग देखिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। बॉयलर प्लेट कोड के बाद ये टैग में जो हेडिंग टैग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग, ये सब क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है इसमें हेडिंग टैग। हेडिंग टैग आपका H1 से लेके H6 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? H1 से लेके H6 तक होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है H1, लिस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो H6 होता है। H1 बोल्ड होता है और बड़ा होता है। H6 छोटा होता है कंपेयर टू H1। कैसे जाता है? H1 के बाद H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे बड़ा, H2 से छोटा, H3 H2 से छोटा, H4 H3 से छोटा, ऐसे एकदम छोटा छोटा होते चला जाता और H6 सबसे छोटा हो जाता है। तो सबसे बड़ा हेडिंग H1 होता है, सबसे छोटा हेडिंग क्या होता है? H6 होता है। ये हमारे समझने के लिए हम इस लाइन को कमेंट बना देते हैं। ये कमेंट, अब समझिए आपको एक लाइन आपके सामने आ गया कि कमेंट। कमेंट क्या होता है? जब हम इसको गो लाइव करके ब्राउजर पे जाएंगे तो ये कमेंट के अंदर हम जो H1 और H6 लिखे हुए हैं वो हमारे ब्राउजर पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी जो आप कोड लिखे हो वो कमेंट के अंदर लिखे हो। इसका सिंपल मतलब है इसका जरूरत आपको है, आप अपने समझने के लिए ये लाइन लिखे हो। कहाँ पे? इस पेज में। इस पेज को हमारे ब्राउजर को कोई जरूरत नहीं है। तो जब आपको अपने समझने के लिए कुछ कंटेंट लिखना है उसको आप कमेंट के अंदर लिखते हो। कमेंट कैसे लिखे हैं? एंगुलर ब्रैकेट लिखे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखे हैं, डैश डैश लिखे हैं यहाँ पे, फिर डैश डैश लिखे और यहाँ हाइपन हाइपन समझिए, और ये एंगुलर ब्रैकेट बंद की है। ये आपका सिंटेक्स होता है कमेंट का। इसके अंदर आप जो भी लाइन लिखोगे वो ब्राउजर पे नहीं जाएगा, वो आपके समझने के लिए लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है ब्राउजर को। चलिए अब आगे आते हैं। क्या समझना है? H1 से लेके H6 दिखता कैसे है वो दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम H1 लिखे, इसमें हम लिख देते हैं क्या? प्रोग्रामिंग क्लासेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्लासेस। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और खाली H1 की जगह 2, 3, 4 कर देंगे। Ctrl+C, V, सॉरी, यहाँ पे आते हैं, इसको गो लाइव करके देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा होता है कौन? बोल्ड होता है और बड़ा होता है H1। सबसे छोटा होता है कौन? H6। जैसे जैसे ये कम होता है H1 बड़ा, उससे छोटा H2, उससे छोटा H3, उससे छोटा H4, उससे छोटा H5, उससे छोटा H6। ये होता है आपका H1 से लेके H6 तक। जब आप मेन हेडिंग लिख रहे हो वेबसाइट में तो H1 यूज करो, उससे अंदर में कोई सब टाइटल का हेडिंग लिख रहे हो तो H2 यूज करो, टाइटल का कुछ हेडिंग लिख रहे हो तो ये H3 यूज करो। ऐसे ही आपकी मर्जी, आपको क्या यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कहाँ पे? देखिए यहाँ पे H1 से H6 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, हेडिंग टैग समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ टैग पे। किस पे? पैराग्राफ टैग पे। जब हम हेडिंग लिखेंगे तो उसके बारे में कुछ लिखेंगे ही, तो वो सब लिखते हैं हम लोग पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ हमारा P टैग से होता है। किससे होता है? P टैग से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समझिए, इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग है। ये हमारा क्या है? क्लोजिंग टैग है, क्योंकि क्लोजिंग टैग में क्या होता है? स्लैश। स्लैश हम लोग पता करते हैं कि ये क्या है? क्या है ये? क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हमको इसमें पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ चाहो तो आप अपने हिसाब से लिखो। अभी हम सैंपल बना रहे हैं वेबसाइट का, ना कि हम लोग एक रियल वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हम लाइन ऑफ क्या लिख सकते हैं? पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ लिखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है क्या? लॉरम। लॉरम लिखने के बाद जैसे आप टैब दबा दोगे तो ये एक बस रैंडम, समझिए क्या है ये? पैराग्राफ आता है। इसको हम क्या कर लेते हैं? रैप कर लेते हैं। देखा, ये एक क्या आ गया? रैंडम पैराग्राफ आ गया। आप अपने से लिखो चाहे रैंडम पैराग्राफ उठा लो यहाँ से। अब उसके बाद हम इसको सेव किए, देखते हैं पैराग्राफ दिखता कैसे है। तो आते हैं गो लाइव। देखो ये आपका क्या है? ये आपका पैराग्राफ, जो हम रैंडम पैराग्राफ उठाए थे वो पैराग्राफ है ये।
ठीक है। अब जब पैराग्राफ लिखे हो तो इसमें कोई चीज़ होता है जो बोल्ड होता है, कुछ इटैलिक होता है, कुछ हमारा मार्क होता है, कुछ अंडरलाइन होता है, कुछ बड़ा लिखा होता है, कुछ छोटा लिखा हुआ था, कुछ अंडरलाइन होता है, कुछ डिलीट होता है, कुछ इंसर्ट होता है, ये सब जो चीज़ हम बोले अभी, ये सब फॉर्मेटिंग टैग है। पैराग्राफ में जब फॉर्मेटिंग करना होता है वो टैग है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसमें हर एक पैराग्राफ, जितना पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग होता है, जितना इंपॉर्टेंट टैग होता है, सब कल हम लोग देखेंगे एक वीडियो में। ठीक है। उसी में आज हम लोग क्या देखे थे, बॉयलर प्लेट कोड देखे थे, जिसमें आपको समझने में लगता नहीं है कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा किस लाइन में हमको दिक्कत हुआ है, इसको फिर से समझा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखे होंगे हेडिंग टैग H1 से H6 तक होता है। H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। उसके बाद पैराग्राफ लिखने के लिए आप यूज करते हैं क्या, पैराग्राफ टैग, पी टैग। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर कुछ स्टाइलिंग करना हो, फॉर्मेटिंग करना हो, तो यूज करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।